में 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद मंडी से गुजर रहे नदी नाले उफान पर हैं। मंडी के कुकलाह इलाके में बादल फटने से नदी में अचानक इतना तेज सैलाब आया कि नदी पर बना पुल टूट गया। बादल फटने के बाद मंडी की सड़कों पर भी सैलाब आ गया। सड़कें उफनते हुए नालों में तब्दील हुई। मंडी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी के झरने बहते नजर आए। ये देखिए ना, घर में कैसे झरना बह रहा है। मंडी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मनाली मंडी 4 लेन हाईवे पर बनी टनल के एंट्री पॉइंट पर लैंडस्लाइड हो गई। ये देखिए, वहां पर काम कर रही जेसीबी ऊपर से गिर रहे मलबे की चपेट में आ गई। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी पहाड़ कमजोर होकर दरकने लगे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर आई। वहां पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से इतना मलबा अचानक गिरा मानो पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और रेस्क्यू टीम जान जोखिम में डालकर सड़कें खोलने में जुटी। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद भी पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सड़क खोलने के काम में लगी एक जेसीबी पहाड़ों से आ रहे पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बची। अब दिखाता हूं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश कैसे लोगों पर आफत बनकर टूटने लगी है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां बारिश की वजह से एक 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। बताया जा रहा है कि मकान के पास 4 लेन की सड़क के लिए कटिंग की गई थी। ये देखिए कैसे घर गिर गया। वहां से मिट्टी अचानक धंस गई, जिस वजह से आज सुबह ये इमारत ताश के पत्तों की तरफ गिर गई और आसपास के मकानों पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की दिखाता हूं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और मकान का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। मकान को पहले ही हालांकि खाली करवा दिया गया। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से मैदानों में भी नदियां रौद्र रूप ले चुकी हैं। अब यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए, जहां शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बना मकान चंद सेकंड में पानी में समा गया। शारदा नदी जिस तेजी से कटान कर रही है, उससे नदी किनारे बने दूसरे मकानों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ये तो भारत का हाल दिखाया। पाकिस्तान में भी बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में डैम का पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में भी चिनाब नदी में जबरदस्त उफान है। चिनाब नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर पाकिस्तान के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगा है। सुनिए, पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा मार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर पड़ी है, जहां एक ही परिवार के 17 लोग स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में बह गए। देखिए कैसे पूरा परिवार फंस गया। पिकनिक मनाने पहुंचा ये परिवार तस्वीर लेने के लिए नदी के बीच मौजूद एक टीले पर पहुंचा, लेकिन तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पूरा परिवार करीब 2 घंटे मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस दौरान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार पूरा परिवार नदी के तेज बहाव में बह गया। ये पाकिस्तान की तस्वीर। पाकिस्तान से आई एक और डराने वाली तस्वीर देखिए। सूख चुकी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आता देख अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए और देखते ही देखते वहां उफनती नदी बहती दिखने लगी। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद का हाल देख लीजिए। अस्पताल में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां पर मरीजों को लेकर उनके तीमारदार इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। तो भाई बारिश का कहर तो हर जगह दिख रहा है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुके। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 8 दिन 5 देश, 11 साल में पहली बार पीएम मोदी वो करने जा रहे हैं जो चीन का बुखार छुड़ा देगा। आज उसके बारे में बताऊं। गोल्ड, गैस, रेयर अर्थ, पीएम मोदी वो डील करने जा रहे हैं कि चीन के तोते उड़ जाएंगे। पीएम मोदी कौन सा बम बनवा रहे हैं जो अंकर बंकर सब फाड़ देगा। भाई हाफिज, मसूद अजहर, दाऊद, कोई ना बचेगा। इधर भारत के खजाने में छप्पर फाड़ पैसा आ रहा, उधर ट्रंप की इकोनॉमी और डॉलर दोनों कैसे डूबने लगे आज आपको दिखाऊंगा। पुरानी कार बाइक को पेट्रोल डीजल मिलना बंद, सरकार की रडार में आपकी गाड़ी भी तो नहीं आ गई है। ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। सोने के बिजली स्विच, सोने का बेसिन, सोने का झूमर, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का होश उड़ा देने वाला स्वर्ण महल आज आपको दिखाऊंगा। कहां बन गया ताजमहल जैसा घर, देखेंगे तो भाई होश उड़ जाएगा और खर्चा सुनिएगा तो भाई बेहोशी हो जाइएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, 3 देश एक दर्द। बाढ़ बारिश के कहर की गजब तस्वीरें आई हैं भारत, पाकिस्तान और चीन से। आज तीनों देश का हाल दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साथ में तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया, जिन पर एनडीए सरकार के समर्थन में स्लोगन लिखे दिख रहे हैं। ये पहला मौका है जब जेडीयू दफ्तर में किसी दूसरे दल के नेता की तस्वीर औपचारिक तौर पर लगाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि जेडीयू भी बिहार में मोदी के चेहरे को जीत की गारंटी मान रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च कर दिया है रेल वन एप्लीकेशन। एक ही मोबाइल ऐप पर रेलवे से जुड़ी A to Z जानकारी मिलेगी, जिसमें टिकट बुक करना, पीएनआर के बारे में पता करना, ट्रेन स्टेटस, शिकायत, सहायता जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेल वन ऐप से ट्रेन कैंसिलेशन की स्थिति में रिफंड और ट्रेन में खाना ऑर्डर करने जैसी सुविधाएं भी हासिल की जा सकती है। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना के सदर्न कमांड की हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल यहां पर चल रही है। सेना की इस ड्रिल में जवानों की युद्ध लड़ने की तैयारियों को परखा जा रहा है। इस तरह की कॉम्बैट ड्रिल के जरिए सेना तेजी से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता का समय समय पर टेस्ट करती रहती है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बबाना आज अपनी बीमार पत्नी को देखने अस्पताल पहुंचा। नीरज बबाना को दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी से मिलने के लिए 6 घंटे की पैरोल कस्टडी दी थी, जिसके बाद गैंगस्टर नीरज कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में लाया गया। हाईकोर्ट ने भी ये साफ निर्देश दिए थे कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बबाना केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिल सकेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होगी। गुरुवार से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ ने NH-44 को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसी रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु गुजरेंगे और उससे पहले ही सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे रूट की तलाशी ली और चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई। इस रूट से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर के साथ साथ स्निफर डॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। 8 दिन 5 देश। 11 साल में पहली बार पीएम मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो चीन का बुखार छुड़ा देगा। गोल्ड, गैस, रेयर अर्थ। पीएम मोदी ऐसी कौन सी डील करने जा रहे हैं कि चीन के होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी कौन सा बम बनवा रहे हैं जो अंकर बंकर सब फाड़ देगा भाई। हाफिज मसूद दाऊद कोई ना बचेगा। और भारत के खजाने में कैसे छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है और ट्रंप की इकोनॉमी और डॉलर दोनों डूबने लगे हैं। आज सबसे पहले इसकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल डॉक्टर मोदी ज्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि वो ऐसी सालों पुरानी बीमारी का इलाज करने में जुटे हैं जिसको उनके पहले वालों ने ना इलाज मानकर छोड़ ही रखा था। और उन प्रमुख बीमारियों में से एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का है चीन। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तेवर में है ना, पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें फिर से शुरू कर दी है ना, उससे सबको यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भी फिर से धमाका कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कभी भी लॉन्च हो जाएगा भाई, क्योंकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर फिर से आतंकी हमले को सही ठहराने लगा है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। मुनीर और पाकिस्तान की गर्मी निकालने में देर नहीं लगाएगा। नरेंद्र मोदी पक्के से जानते हैं कि पाकिस्तान वो तरबूज है जो खुद चाकू पर आकर गिरेगा। आप लिख के ले लीजिए। और इसलिए मोदी उस तैयारी में लगे हैं कि मुनीर हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो, बंकर में भी छिप गए ये लोग तब भी नहीं बचेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब ऐसा बम बनवा रहे हैं जो भाई अंकर बंकर सब फाड़ देगा। फिर ना हाफिज सईद बचेगा ना मसूद अजहर बचेगा। वो बम कौन सा है आज आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मोदी चीन का बुखार उतारने वाला कौन सा इलाज शुरू कर चुके हैं। पीएम मोदी अब वहां के लिए निकल गए हैं कि पाकिस्तान क्या चीन, अमेरिका, ट्रंप तक के होश उड़ जाएंगे। ऐसे देशों में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जिनके साथ मिलकर भारत वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बड़े बड़े धुरंधरों को ढेर करेगा। आज इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नरेंद्र मोदी 10 कदम आगे की प्लानिंग में लगे। हथियार हो, कूटनीति हो, उन्होंने चीन पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इतनी लंबी विदेश यात्रा पीएम ने कभी नहीं की 11 साल में। वो 8 दिन में 5 देश का दौरा करेंगे। इसमें वो छोटे छोटे देश भी शामिल हैं जहां पीएम मोदी कभी गए ही नहीं। पीएम मोदी जिन देशों में जा रहे हैं वो दुनिया के नक्शे में भले ही छोटे दिखते हो, लेकिन उनकी अहमियत बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ऐसे ही देशों तक अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हैं जो चीन के खिलाफ भारत के बड़े काम आ सकते हैं। इसके अलावा मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील भी जा रहे हैं। ब्रिक्स में भारत के अलावा रूस और चीन भी है। G7 के बाद ये दूसरा बड़ा मंच है जहां पीएम मोदी पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में एक्सपोज करेंगे। ब्रिक्स में जाकर नरेंद्र मोदी ट्रंप को भी कड़ा मैसेज दे देंगे, क्योंकि ब्रिक्स को
ट्रंप बहुत पसंद नहीं करते हैं। लेकिन खास तौर पर चीन को निपटाने के लिए पीएम मोदी और क्या क्या कर रहे हैं, गोल्ड से लेकर रेयर अर्थ तक और ऐसे ऐसे हथियार कि चीन पाकिस्तान के धागे खुल जाएंगे। 8 दिन में 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, कौन कौन सी डील करने वाले हैं, सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। और साथ ही ये भी कि कैसे भारत के खजाने में छप्पड़ फाड़ पैसा आ रहा है और ट्रंप की इकोनॉमी डूबी जा रही है। लेकिन सबसे पहले एक झलक देखिए। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं और ये वो मिशन है जिसमें भारत बड़े बड़े कूटनीतिक धमाके करने वाला है। 2 और 3 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो देश का दौरा करेंगे। 4 और 5 जुलाई को पीएम मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे और फिर 5 से 8 जुलाई के बीच पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को पीएम मोदी अफ्रीकी देश नामीबिया जाएंगे। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे टाइप के देश है यार, ये क्या ही कर देंगे, लेकिन यही खेल तो मैं आज आपको पाठशाला में समझाऊंगा। एक साथ इतने देशों का दौरा 11 साल में पीएम मोदी ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन इस बार जिस तरह के चैलेंज नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं, उनमें इस बड़े विदेश दौरे की बहुत बड़ी अहमियत है बॉस। सबसे पहले पीएम मोदी अफ्रीकी देश घाना जाने वाले हैं। अब एक एक दौरे को समझिए कि वहां क्या क्या स्ट्रैटेजी के लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है ये दौरा। तो सबसे पहले घाना जाएंगे। 3 दशक के बाद कोई भारतीय पीएम घाना जा रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। घाना में मौजूद 15,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत और घाना के बीच 70 साल पुरानी दोस्ती है। भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। घाना दुनिया का 7वां सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है, ये याद रखिए। घाना अपना 70% गोल्ड भारत में भेजता है। भारत पहले से ही घाना में हेल्थ, आईटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। घाना अफ्रीका में वैक्सीन का हब बनना चाहता है, इसमें भारत उसकी मदद कर रहा है। पीएम मोदी की यह वैक्सीन डिप्लोमेसी अफ्रीका में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर रही है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और घाना के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर भी एक अहम मुद्दा जो है वो देखने को मिलेगा। यानी गोल्ड के लिए जाना जाने वाला घाना, जहां से बहुत बड़ी तादाद में सोना निकलता है, वहां नरेंद्र मोदी जाएंगे तो कुछ लोगों का सोना दूभर हो जाएगा। नींद वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं। पीएम मोदी की इस अफ्रीकी देश की यात्रा को चीन के काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार अफ्रीकी देशों पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। अफ्रीकी देशों में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी काट के तौर पर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। घाना के बाद पीएम मोदी कैरिबियन देश त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय मूल के, दोनों महिलाएं और पेशे से वकील हैं। दोनों नेताओं को अपनी भारतीय जड़ों और विरासत पर गर्व है, वो खुद को भारत की बेटियां बताती हैं। पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के न्योते पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब वहां भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साल 1999 के बाद यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। त्रिनिदाद और टोबैगो में 40 से 45% भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इस देश की 1/4 आबादी हिंदू है। यहां बहुत धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। पिछले साल ही पीएम मोदी ने कैरेबियाई देश गुयाना का भी दौरा किया था और अब वो इस रीजन में फिर से जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान पीएम मोदी यहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां की संसद में रखी कुर्सी की भी बहुत चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि किसी दूसरे देश की संसद में रखी इस कुर्सी पर इंडिया लिखा हुआ है बॉस। इस कुर्सी पर लिखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू पीपल ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में स्पीकर की एक कुर्सी साल 1968 में
भारत ने गिफ्ट की थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को दर्शाता है। और ये कुर्सी आज भी वहां की संसद में इस्तेमाल होती है। आज भी वहां के स्पीकर इसी कुर्सी पर बैठते हैं और शायद पीएम मोदी भी इस कुर्सी के पास खड़े होकर संसद को संबोधित करेंगे। घाना और त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा के बाद पीएम मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना जाने वाले हैं। ये वो देश है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। बड़े पैमाने पर ऑयल रिजर्व है यहां पर। और जिस तरह से भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए नए नए पार्टनर खोज रहा है, उसे देखते हुए अर्जेंटीना एक अहम देश है। अर्जेंटीना में क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कॉपर और बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी भंडार है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक पूरा चैप्टर बताया था कि कैसे चीन इस पर अपना एकाधिकार जमाता और भारत तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है। क्योंकि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं, उनमें जो बैटरी इस्तेमाल होती है, दूसरी चीजें इस्तेमाल होती है, उनमें रेयर अर्थ का बड़ा इस्तेमाल होता है। और चीन दुनिया को जो है ना फंसा के रखे हुए, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ है। तो नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा इस मामले में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी रेयर अर्थ का भंडार है। आपको यह भी बता दूं कि अर्जेंटीना वो देश है जिसने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का खुलकर साथ दिया था। मैंने कहा ना, देखने में ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन भारत की कूटनीति के लिहाज से बड़े प्लेयर साबित होंगे। अर्जेंटीना के बाद पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ब्राजील जाने वाले। इस साल ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के इतर ब्राजील के राष्ट्रपति पीएम मोदी को स्टेट डिनर भी देंगे। डिप्लोमेसी में स्टेट डिनर का बड़ा खास महत्व होता है। किसी देश के प्रति मजबूत पार्टनरशिप को दर्शाने के लिए उस देश के नेता को स्टेट डिनर दिया जाता है। और मैं स्टेट डिनर की बात कर रहा हूं, वो भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को बुलाकर जैसे ट्रंप ने खाना खिलाया और ऑर्डर दे दिया अपना, उसको स्टेट डिनर नहीं कहते। क्या स्टेट लंच नहीं कहते हैं कि उसके बाद कोई फोटो भी नहीं हुआ, कोई बाइट नहीं आई, कुछ नहीं आए, कमरे में बैठा के ऑर्डर दिए, कुछ रुका सूखा फेंक दिए सामने के, खाओ निकलो निकलो यहां से, उसको नहीं। ये होता है स्टेट डिनर जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलेगा। पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिए जाने की खबर से ही चीन इतना चिढ़ गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की उनकी खबरें चलने लगी। जबकि पिछले 10-12 साल से शी जिनपिंग लगातार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन चीन को लगा कि सारी लाइमलाइट तो पीएम मोदी को मिल जाएगी, भारत को मिल जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सबसे चिढ़कर शायद जिनपिंग ने ब्रिक्स का दौरा कैंसिल कर दिया। अब क्या है वो तो वो ही जाने, लेकिन ऊपर ऊपर खबरें तो यही चल रही कि चीन चिढ़ा बैठा है। आप ये भी देखिए कि ब्रिक्स जैसे ग्लोबल मंच से कैसे पीएम मोदी पाकिस्तान और चीन दोनों को झटका दे। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम हमले पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी हो सकता है। इसके अलावा भारत की उम्मीद के मुताबिक आतंकवाद पर भी कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि के मुताबिक ब्रिक्स नेताओं के घोषणा पत्र में आतंकवाद के संबंध में जो बातें कही जाएंगी वे हमारे लिए संतोषजनक होंगी। दम्मू रवि ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भागीदारी समूह के साथ भारत की एकजुटता की अभिव्यक्ति होगी। यह उनके लिए ग्लोबल साउथ के नेताओं से जुड़ने का एक बड़ा मौका होगा। ब्रिक्स देश दुनिया की 50% आबादी और 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत की तरफ से संकेत दिया गया है कि ब्रिक्स में नेशनल करेंसी से व्यापारिक लेन देन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में डी डॉलराइजेशन पर जोर दिया गया था। ब्रिक्स के देश डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर जोर दे रहे थे। इसमें यह भी चर्चा उठी थी कि ब्रिक्स के देश आपस में एक ब्रिक्स करेंसी क्रिएट कर लें और उसमें व्यापार शुरू कर दें। लेकिन ब्रिक्स देशों के इस प्लान पर ट्रंप भड़क गए थे, क्योंकि ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉलर का दबदबा कम होते नहीं देखना चाहता। लेकिन इस बार फिर से ब्रिक्स में डॉलर के विकल्प पर चर्चा होती है तो ट्रंप को बहुत मिर्ची लगेगी। हालांकि ट्रंप का डॉलर जो है वो धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। जितना पाकिस्तान गिर गया है 47 में अलग होने के बनने के बाद से, उससे भी तेजी रफ्तार से डॉलर गिर रहा है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए तो ब्राजील जा ही रहे। उनके इस दौरे पर ब्राजील के साथ ऐसी बड़ी डील हो सकती है जो दुनिया में भारत के हथियारों का डंका पीटेगी। इस डील को देखकर चीन और तनाव में आएगा। ऐसी खबरें हैं कि ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और गरुड़ आर्टिलरी गन जैसे हथियार खरीदना चाहता है। भारतीय हथियारों में ब्राजील की दिलचस्पी से चीन परेशान हो सकता है, क्योंकि चीन खुद को हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर मानता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के हथियारों की ज्यादा चर्चा हो रही है। यह अलग बात है कि हमारे यहाँ राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि राफेल गिरा कि नहीं, ये बताइए। लेकिन दुनिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि यार भारत ने गजब कर दिया यार, कोई ड्रोन नहीं गिरने दिया, सब ऊपर फोड़ दिया।
लाओ यार आकाश हमको भी दो, लाओ यार हमको ये गरुड़ भी दो। दुनिया में तो भारत का डंका बज रहा है। दूसरी बात, भारत, ब्राजील और चीन सब ब्रिक्स का हिस्सा है। अगर ब्राजील और भारत के बीच डिफेंस डील होगी तो इससे ब्रिक्स में चीन का दबदबा कम होगा। पीएम मोदी अपने इस विदेश दौरे में नामीबिया भी जाने वाले हैं। अभी उसके बारे में तो बताया ही नहीं। नामीबिया अफ्रीका का वो देश है जिसके पास बड़े खनिज भंडार हैं। नामीबिया से डायमंड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम निकलते हैं। भारत की नामीबिया के साथ डायमंड ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सप्लाई पर बात हो सकती है। नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा मरीन डायमंड है, जो डायमंड भारत में लंदन और दूसरे शहरों के जरिए आता है। लेकिन भारत अब नामीबिया से सीधे डायमंड ट्रेड की बात कर रहा है। नामीबिया में भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां भी काम करती हैं। भारत ने नामीबिया के माइनिंग, डायमंड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़ा निवेश भी कर रखा है। नामीबिया में रेयर अर्थ मेटल्स का भी बड़ा भंडार है जो भारत के काम आ सकता है। नामीबिया के पास यूरेनियम का भी बड़ा भंडार है जो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में काम आएगा। नामीबिया में 27 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। नामीबिया में पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। और इसलिए मैंने आपको कहा कि 11 साल में पीएम मोदी ने इतनी लंबी यात्रा, विदेश यात्रा नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस यात्रा के बड़े मायने। जो चीन रेयर अर्थ पकड़े बैठा है उसको मैसेज देने के लिए भी इस यात्रा के बड़े मायने। नामीबिया वो देश है जहां से पीएम मोदी भारत के लिए चीता लेकर आए थे। 2022 में 8 चीते नामीबिया से ही भारत आए थे, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। जब से नामीबिया के चीते आए हैं तब से कूनो नेशनल पार्क में टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई। अब तक नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते भारत ला चुका है और भारत में चीते खत्म हो गए थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक तरफ नरेंद्र मोदी की यह कूटनीति चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को कूटने की भी नीति चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है, जिस तरह से असीम मुनीर अपने आतंकवादियों को उकसा रहा है और फिर से टेरर कैंप खड़ा कर रहा है, उससे अगर कभी भी नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दें या उसका मौका मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुसकर ठोकेंगे तो फिर असीम मुनीर ना हाफिज सईद को बचा पाएगा ना मसूद अजहर को बचा पाएगा। पिछली बार हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों को असीम मुनीर ने अंडरग्राउंड कर दिया था, बंकर में कहा गया कि छुपा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बार अंकर बंकर के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। मोदी इस बार अंकर बंकर सब फाड़ देंगे बॉस, क्योंकि वो ऐसा बम बनवा रहे हैं जिसमें बंकर को चीर कर हाफिज सईद और मसूद अजहर तक पहुंचने की काबिलियत हो। ऐसी खबरें हैं कि भारत अपना बंकर बस्टर बम बना रहा है। ये वही बंकर बस्टर बम है जिसे ईरान पर दागकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटा था, जिस बम ने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को फोड़ दिया था। अब भारत भी ऐसे बंकर बस्टर बम बनाने में लगा है, लेकिन ये भारत का बंकर बस्टर बम अमेरिका के बंकर बस्टर बम की तुलना में कम नहीं होगा, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर देगा। और कई मायनों में तो ये अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा घातक होगा। भारत बंकर बस्टर बम बनाने के लिए अपनी सबसे ताकतवर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को मॉडिफाई कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल से ही 7,500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड को दागा जाएगा। यानी इसे दागने के लिए B-2 बॉम्बर जैसे शक्तिशाली जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में भारत एक ताकतवर बम बना रहा है। भारत के बंकर बस्टर बम को अग्नि 5 मिसाइल से ही दाग दिया जाएगा। आमतौर पर अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है, इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर होती है। लेकिन भारी भरकम बंकर बस्टर बम को दागने से इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर होगी। लेकिन 2,500 में तो हम पाकिस्तान को फोड़ देंगे। इसे अग्नि 5 मिसाइल से दागा जाएगा तो इसकी सटीकता और भी बढ़ जाएगी। यानी जिस बंकर बस्टर बम को गिराने के लिए अमेरिका को एक बड़ा तूफानी प्लेन भेजना पड़ा, 37 घंटे उड़ा, आया गया, इतना किया, तब जाके बंकर बस्टर बम गिरा। भारत इतना नहीं करेगा, कम पैसे में जाके फोड़ देगा बंकर बस्टर। यहां से अग्नि 5 उड़ा, उधर फोड़ा, कोई अंकर बंकर नहीं, फोड़ो सबको। भारत के इस बंकर बस्टर बम से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने भी ध्वस्त होंगे। यानी अब हाफिज और मसूद जैसे आतंकी बंकर में भी छिपे तो बच नहीं पाएंगे। बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास भी है, चीन के पास भी है, लेकिन भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो कैसे अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम से अलग है, वो बताता हूं। अगर एक्सप्लोजिव ले जाने की क्षमता देखें तो भारत अग्नि 5 मिसाइल से 7,500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव दाग सकता है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम 13,600 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से लैस होता है।
चीन का DF-15C बंकर बस्टर बम 500 से 750 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ही ले जा सकता है। जमीन के कितने अंदर जाकर टारगेट को भेज सकता है, अगर इसकी तुलना देखें तो भारत के बंकर बस्टर बम 80 से 100 मीटर जमीन के अंदर टारगेट को भेज सकते हैं। अमेरिका का बंकर बस्टर बम 60 मीटर तक टारगेट को भेज सकता है और चीन का करीब 20 मीटर। हथियारों के मामले में अगर आप मारक क्षमता देखें तो भारत 2500 किलोमीटर, पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। अमेरिका का बॉम्बर विमान पर निर्भर रहना, जहां मारना है वहां उड़ाकर ले जाना, ये उसकी कमी है। चीन 700 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, यानी रेंज के मामले में भी भारत का बंकर बस्टर बम बहुत आगे। यानी भारत कम खटे कम झंझट में ऐसा बम बना रहा है जो अमेरिका और चीन के बंकर बस्टर बम का बाप साबित होगा। इतना ही नहीं, आज ही भारतीय नेवी के बेड़े में ऐसा ताकतवर युद्धपोत भी शामिल हुआ है जो पानी में दुश्मन को पानी पिला देगा। आज भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिल गया है। रूस से मिला यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो समुद्र और जमीन दोनों में सटीक निशाना लगा सकता है। इसके अलावा इसमें भारी टॉर्पीडो, आधुनिक रडार, 100 mm की आधुनिक गन और एंटी सबमरीन रॉकेट भी लगे हुए हैं। ये युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी उपकरणों का भी उपयोग किया गया है। INS तमाल, या कहिए कि बहुत कमाल, ये वेस्टर्न नेवी कमांड में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के नजदीक भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाली पौराणिक तलवार से प्रेरित। तो यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज, इस बार नेवी मारेगी और तमाल मारेगा तो इतना मारेगा कि कमाल होगा। भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, नई नई डिफेंस डील कर रहा है, सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों की खरीद को जल्द से जल्द निपटा रहा है। अब खबर है कि मोदी सरकार जल्दी ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग डिफेंस डील को मंजूरी देने वाली है। इसमें स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 3 नई रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। इसमें वायुसेना के लिए 3 जासूसी विमान खरीद का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी है। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को रोकने के लिए खास माइंस की खरीद का भी प्रस्ताव है। यानी अगर आपको लग रहा है कि भारत बहुत मजबूत है, तो मजबूत तो है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती पे रुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं और मजबूत करो, और मजबूत करो। दुनिया में भारत की सेना का डंका तो बजता ही है, भारत के हथियारों का डंका तो बज ही रहा है, भारत की ताकत का डंका बजते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के डिफेंस को मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देने में लगे। आज भारत में जीएसटी लागू होने के 8 साल पूरे हो गए और जीएसटी कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वित्तीय वर्ष 2025 में जीएसटी से कुल 22,08,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024 के 20,18,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 9.5% ज्यादा है। ये पिछले 8 साल में अब तक का सबसे ज्यादा सालाना जीएसटी कलेक्शन है बॉस। यानी भारत के खजाने में पैसा छप्पर फाड़ के आए जा रहा है। भाई लोग कमा रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। दुनिया सोच रही है कि इकोनॉमी कैसे चलाना, भारत में देखिए क्या हो रहा है। और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर भारत की इकोनॉमी लंबी छलांग मार रही है। अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया है। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। मतलब दुनिया बाप बाप करेगी और भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी कि दुनिया भारत को बाप मानेगी। यह है आज का नया भारत। और बॉस, हथियार मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत नहीं होना
तो फिर मामला गड़बड़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब सेट कर रखा है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए। वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। साल 2025 की पहली छमाही में यूएस डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गया है, जो साल 1973 के बाद डॉलर की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसके पीछे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ युद्ध वाली धमकियों ने विदेशी निवेशकों में डॉलर के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यह होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। और यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है, बल्कि ट्रंप की इमेज को भी झटका है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को तो डूबने से बचा नहीं पा रहे और पूरी दुनिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप दो तरीके से माहौल बनाने कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, और यह सीज फायर उन्होंने अपनी ट्रेड। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। पहले तो पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सब नहीं हुआ है, और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं। वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर कि भारत का सीज फायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फैसले के बीच कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। एस जयशंकर के मुताबिक वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा, और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को फोन किया। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि सीज फायर की बातचीत में कहीं भी अमेरिका से ट्रेड डील की कोई चर्चा नहीं हुई थी। यानी भारत के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति झूठा है यह साबित कर दिया। पहले तो भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका में घुसकर ट्रंप को आईना दिखाया, और दूसरी तरफ ट्रंप ट्रेड डील के नाम पर भारत को दबाने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर भी भारत ने कह दिया कि एक तरफा शर्तों के साथ डील नहीं होगी बॉस। भारत एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ से लेगा भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश, भारत को फर्क नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत पर 10% टैरिफ बनाए रखे, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं और चाहता है कि कई सेक्टर्स में 10% टैरिफ को जीरो किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत में उसे ऑटोमोबाइल और कृषि और डेयरी उत्पादों में एंट्री मिले। भारत साफ साफ कह रहा है कि कृषि और डेयरी हमारी रेड लाइन है। हम एक बिग ब्यूटीफुल डील चाहते हैं, लेकिन हमारी डिमांड स्पष्ट है, यहां घुसने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो इंपोर्टेड वाहनों पर शुल्क कम करे। भारत ने भी डिमांड कर दी कि अमेरिका उसके साथ एआई, दूरसंचार उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा प्रोडक्शन जैसे बाजारों में भारत को एंट्री दे तो हम सोचेंगे। यानी ट्रंप जिस धोखे में है कि वो जो कह देंगे भारत मान लेगा, ऐसा होना नहीं है। भारत ने ट्रंप को पहले ही मैसेज दे दिया है कि ये नया भारत है, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। डील करना है तो करो, ना तो निकलो यहां से। बात तो भारत की गाड़ी तो अपने आराम से चल रही है, भारत की गाड़ी 5th गियर में चल रही है, लेकिन आपकी गाड़ी का क्या? पाठशाला में अगला चैप्टर आपकी गाड़ी का, जिसमें आपको बताऊंगा कि पुरानी कार